स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे भारतीय फार्मा सेक्टर पर। वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा 2 अप्रैल से। अब 2 अप्रैल से जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात है उसमें फार्मा सेक्टर भी शामिल है। अब इंडियन फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है और ख़ास तौर से इनका भी रेवेन्यू जो आता है वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा आता है। तो भारतीय फार्मा सेक्टर को पहले समझते हैं। भारतीय दवाओं पर फ़िलहाल अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगता है और अमेरिकी दवाओं पर हम करीब 10% का टैरिफ लगा देते हैं, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। अब भारत से सालाना करीब $10 बिलियन की दवाएं अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जबकि हम अमेरिकी दवाएं केवल $800 मिलियन की इंपोर्ट करते हैं। 800 मिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी 1 बिलियन पर भी नहीं पहुंचे हैं ये अमेरिका वाले हमें दवा एक्सपोर्ट करने में, और हम 10 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। और भारत का कुल दवाओं का एक्सपोर्ट जो है करीब $28 बिलियन का, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा पाई रखता है, जहां पर कि $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। अब टैरिफ का डर होना तो चाहिए लॉजिकली। अमेरिका में जब इतना बड़ा हम माल एक्सपोर्ट करते हैं और वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, तो डर तो होना चाहिए। लेकिन डर क्यों नहीं है, इस पर एक रिपोर्ट आई है और इस पर हमने जब रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें बिल्कुल जो तथ्य हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारतीय कंपनियों का अमेरिकी जेनरिक दवा मार्केट में 47% मार्केट शेयर है और भारतीय दवाओं को रिप्लेस करना, आई वुड रिक्वेस्ट कि टैरिफ का डर क्यों नहीं है वो वाली प्लेट एक बार दिखा दें। भारतीय दवाओं को रिप्लेस करना अमेरिका के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय कंपनियों ने पहले ही करीब 10% प्राइस कट झेले हैं। 90% अमेरिकन पेशेंट के फार्मा बिल में जेनरिक दवाएं होती हैं। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% अमेरिकन पेशेंट के फार्मा बिल में जेनरिक दवाएं होती हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि 47% हमारा मार्केट शेयर है, 90% उनके टोटल बिल में हमारी मतलब जेनरिक दवाओं का ही बिल होता है, और दूसरा हमने 10% ऑलरेडी प्राइस कट झेल लिए हैं भारतीय कंपनियों ने, और 10% का ही टैरिफ है। अगर 10% का टैरिफ लगा भी देते तो हमारी कंपनियां तो बोल देंगी कि प्राइस बढ़ा दो, तो उन्हीं के पेशेंट, उन्हीं के मरीजों के लिए दवा महंगी हो जाएंगी। अब उसका असर क्या होगा? कोई असर नहीं होगा, भारतीय फार्मा कंपनियां अनस्कैच्ड रहेंगी, ऐसा रिपोर्ट बोलती हैं। भारतीय जेनरिक दवा जो है अमेरिकन कंपनियों से 70 से 80% कम कॉस्ट पर बनती है, यानी सस्ती हैं ये 70 से 80%। तो अगर अमेरिकन कंपनी चाहे भी ना कि 10% टैरिफ लगाकर कि हम इंडिया को कॉम्पीट कर लेंगे, तो कर नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। जेनरिक दवाओं के सेवन से अमेरिका को खुद करीब $408 बिलियन की सालाना सेविंग होती है। अब 47% हमारी इंडियन कंपनियां हैं, तो मतलब ये मान लीजिए कि 200 बिलियन से ज़्यादा तो हम उनको सेव कर दे रहे हैं। लगा लीजिए टैरिफ, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बड़ा एक पॉजिटिव का काम करेगा कि भले ही आप टैरिफ लगा दो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अमेरिका में दवा इंपोर्ट किस किस देश से होता है, एक बार वो लिस्ट देखते हैं। आयरलैंड करीब $13 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। स्विट्जरलैंड $11 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। भारत 10 बिलियन, जर्मनी, इटली करीब 8-6 बिलियन, कनाडा 5 बिलियन का, डेनमार्क 5 बिलियन का, जापान 3 बिलियन का और चीन केवल $1 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। कुल सेल्स में जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी टोटल सेल में कितना % हिस्सा अमेरिका से आता है, ये पूरी लिस्ट है। ग्रैन्यूल्स 66% सबसे ज़्यादा इनकी सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है अमेरिका, यानी कि जितनी टोटल सेल है, 100 रुपये का माल बेचते हैं अगर पूरे साल में, तो 66 रुपये का माल ये अमेरिका में बेचते हैं। बाकी 34 रुपये का माल ये दुनिया भर में दूसरे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में बेचते हैं। ग्लैंड फार्मा का 54% रेवेन्यू यूएस से आता है, अरविंदो फार्मा का 48%, जाइडस का 47%, डॉक्टर रेड्डीज का 47%, ल्यूपिन का 39%, सन फार्मा का 32%, सिप्ला का 30%, एलेम्बिक का 28%, ग्लैनमार्क का 26%, अजंता फार्मा का 23%, एल्कम लैब का 22%, डिविस लैब का 17% और टोरेंट फार्मा का 10% रेवेन्यू यूएस से आता है। अब ये रेवेन्यू आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में यही आती है कि भाई वैल्यूएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सी कंपनियों में करना चाहिए, कौन सी कंपनियां, तो मैं अंशुल जी से पूछूंगा एक एक करके, लेकिन वैल्यूएशन एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, ग्रैन्यूल्स की ईपीएस FY26 की, अब FY25 के एंड पर हम खड़े हैं, तो FY26 की ईपीएस को हम डिस्काउंट करना शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट है, तो उन्होंने जो एस्टिमेटेड ईपीएस ली हुई हैं ग्रैन्यूल्स की 24 रुपये और पी मल्टीपल करीब 21 का चल रहा है। ग्लैंड फार्मा 56 के ईपीएस पर है, करीब 28 का पी मल्टीपल चल रहा है।
अरबिंदो फार्मा में 66 का ईपीएस है, करीब 17.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। ये पूरी वैल्यूएशन है। मैं एक एक करके सारे शेयर ले लेता हूं और अंशुल जी से डिस्कस करते चाहता हूं। अंशुल जी, ग्रैन्यूल्स सर देखिए, इसका 66% रेवेन्यू यूएस से आता है और 24 की ईपीएस है, 21 का पी मल्टीपल है। कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट? तो ग्रैन्युल्स अच्छा लग रहा है। ग्रैन्युल्स में बड़ा बेस का ब्रेकआउट था एट 405, पूरा उसके पुल बैक के मतलब उसी को पुल बैक लेने आया था, फॉलिंग चैनल के अंदर है। बेहतरीन बाई बनेगा 560 निकलने के बाद, इस काउंटर में ब्रेकआउट बन जाएगा और ऑल टाइम हाई के टारगेट्स दिखने लगेंगे। तो मेरे को ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन है, ट्रेडर्स के लिए अभी पैटर्न बना नहीं है। 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर जब तक नहीं आते तब तक ट्रेडर्स के लिए बहुत मौके नहीं बनेंगे, बट हाँ इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन मौका है। एक्यूमुलेट करके रखिए, बहुत हाई लाइकली है कि काउंटर ऑल टाइम हाई दोबारा बनाने जाएगा। तो ऑल टाइम हाई बनाने जा सकता है ग्रेन्यूल्स और यहाँ से अच्छी बाइंग बन सकती है। ग्लैंड फार्मा, इसमें क्या लग रहा है अंशुल जी? थोड़ी सी वैल्यूएशन 28 के पी मल्टीपल पर है ये शेयर, कैसा लग रहा है सर आपको ऑन चार्ट? सर ये काउंटर मेरे को नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 4250 से नॉन स्टॉप गिरा, 1000 रुपए के नीचे गया, लोअर हाई बना रहा है, बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ पैटर्न है, उसके बाद आईपीओ लो भी टूट चुका है। तो इस काउंटर में तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। 2250 के ऊपर किसी तरह का ब्रेकआउट बनेगा, बट अगेन बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जब ब्रेकआउट्स बनते भी हैं तो लेफ्ट साइड की सप्लाई उनको फेल कर देता है। मेरे को ग्लैंड फार्मा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, ग्लैंड फार्मा अच्छा नहीं लग रहा है। अरबिंदो कैसा लग रहा है सर? ये वैल्यूएशन वाइज जितनी पूरी लिस्ट है ना सर, उसमें वन ऑफ द चीपेस्ट काउंटर है ये और डॉक्टर रेड्डी। इन दोनों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये 20 के पी मल्टीपल से भी नीचे चल रहे हैं और दोनों दिग्गज कंपनियां हैं। तो अरबिंदो फार्मा अच्छा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से अभी एक बार थोड़ा सा ही आपको अगर 2-3 महीने का समय देंगे तो जब तक सीनेक्स फार्मा में अपनी डाउन मूव कंप्लीट होगी, औरो फार्मा आपको कहीं भी 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगा, वहां पे लेके छोड़ देना चाहिए। औरो फार्मा स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, बट उस अप ट्रेंड में वीकली चार्ट के करेक्शन में जो 1000 रुपए पे कंप्लीट होगी, तो 1000 रुपए के आसपास अगर आपको 10% से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहीं पे ले सकते हैं। अगर फर्क पड़ता है तो फिर 1000 रुपए के आसपास लीजिएगा, वो बहुत बेहतरीन बाइंग रेंज हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा आपने डॉक्टर रेड्डी बोला, 1113 मेजर सपोर्ट था, वहीं से बढ़िया वॉल्यूम से बाउंस बैक कर रहा है, तो पुल बैक में कहीं भी 1150 के आसपास मिलता है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहिए। ये काउंटर बहुत आराम से 1400 का अपना हाई भी क्रॉस करेगा और बड़ी ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ट्रेजेक्ट्री डेली चार्ट पे और वीकली पे चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मंथली पे तो अब ट्रेजेक्ट्री इसने मेंटेन की हुई है। तो डॉक्टर रेड्डी आउट ऑफ ऑल, मेरे को ग्रैन्युल्स और डॉक्टर रेड्डी ये दो बेस्ट चार्ट लग रहे हैं। ग्रेन्यूल्स और डॉक्टर रेड्डीज अभी तक दो बेहतरीन चार्ट लगे हैं और जाइडस लाइफ ये वैल्यूएशन वाइज इतना महंगा भी नहीं लग रहा है। करीब 20.9 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड करेगा अगर ये इस साल जो एस्टिमेटेड ईपीएस है 43.9 की रहती है। कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट? तो इसमें अभी कंसोलिडेशन की जरूरत है, अगले 4-6 महीने ये स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर अच्छा हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं करता और गलती से 873 रुपए निकल जाता है तो फिर 700 रुपए तक की डाउन मूव आएगी। नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमैक्स है, बट ऊपर जाके जिस वॉल्यूम से सेल ऑफ आया है थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो स्टॉक में कंसोलिडेशन बनेगा तो ब्रेकआउट बनेगा, नहीं बना कंसोलिडेशन तो फिर मोस्ट लाइकली 700 रुपए तक नीचे आएगा। तो अगर मगर इस काउंटर में बहुत ज्यादा है मैं अवॉइड कर दूंगा। ठीक है। ल्यूपिन और सन फार्मा सर ये 35-35 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। अगर मैं फार्मा की पूरी ये दिग्गज वाली लिस्ट देखता हूं तो उसमें सबसे महंगे वैल्यूएशन वाइज यही दोनों शेयर चल रहे हैं। लेकिन दिग्गज कंपनियां हैं तो हो सकता है कि दिग्गज कंपनियों का जो एक प्रीमियम है वो इन दोनों के साथ हो। आपको चार्ट पर कैसे लग रहे हैं दोनों? थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ज्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक में 10-15% गिरावट आ सकती है, बट ओवरऑल ये टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करेंगे प्राइस वाइज की जगह। तो कंसोलिडेशन शायद 2-3 साल चल जाए, उसके बाद इन स्टॉक में जब वैल्यूएशन सस्ती होने लगे, क्योंकि टाइम वाइज निकलने के बाद वैल्यूएशन सस्ती हो जाती है, उतनी अर्निंग्स कैचअप कर लेती है, उसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। तो स्टॉक बहुत वीक तो नहीं लग रहा है, बट अपसाइड बहुत जल्दी से और बढ़ी दे देंगे ऐसा भी नहीं लगता है। अगले काउंटर हैं सर सिप्ला और एलेम्बिक फार्मा। ये दोनों 22 से 25 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ईयर की ईपीएस के हिसाब से। कल का प्राइस हमने लिया है, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो हमने इस वैल्यूएशन में लिया हुआ है।
सर कैसे देख रहे हैं इन दोनों काउंटर को, पहले सिप्ला फिर एलेंबिक फार्मा? तो सिप्ला शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने बाई दिया है, यहाँ पे हमको तेजी दिख रही है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़े कंसोलिडेशन मोड में है। तो ये कंसोलिडेशन वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे देखें तो 3, 6, 9, 12 महीने हो चुके हैं और प्रोबेबली यहाँ से 12, 13 महीने और कंसोलिडेट कर सकता है। रेंज बनी हुई है नीचे में 1306 और ऊपर में 1665। तो रेंज के लगभग बॉटम के पास से चला है तो 1540, 1610 ये दो टारगेट आ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये बड़े कंसोलिडेशन में है और ये कंसोलिडेशन अगले एक साल तो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, अगले एक साल और कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो टाइम वाइज करेक्शन अभी स्टॉक में बाकी है। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा सर, ये साल ना जो FY26 होगा इस कंपनी के लिए बड़ा टर्न अराउंड ईयर होगा, क्योंकि FY25 थोड़ा सुस्त रहा इस कंपनी के लिए अर्निंग वाइज, लेकिन FY26 में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। करीब 5 रुपये की EPS, 6 रुपये की EPS बढ़कर 31 रुपये की हो जाएगी, 47 रुपये हो जाएगी। लेकिन इनका PE मल्टीपल ऑलरेडी 31 पर आ चुका है। कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट? सर फॉलोइंग चैनल के अंदर है, चैनल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, 1550 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि फॉलोइंग चैनल से ब्रेकआउट देके स्टॉक अप मूव में जाए, उसके बाद एक बार कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। तो मुझे ये स्टॉक कंसोलिडेट और टाइम वाइज करेक्शन करते हुए दिख रहा है। प्राइस वाइज लग रहा है कि खत्म हो गया है, टाइम वाइज अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक रेंज बना लेगा करीब करीब 1640 और 1350, इस रेंज में स्टॉक बहुत लंबे समय तक ट्रेड करेगा। हाँ, अगर अर्निंग्स में कोई एक्सेप्शनल अर्निंग मिलने लगती है रिजल्ट्स में तो भले फिर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए, बट मोस्ट लाइकली ये काउंटर साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अगला काउंटर सर अजंता फार्मा, यहां पर क्या लग रहा है 35 के PE मल्टीपल पर ये कैसा लग रहा है काउंटर? इसमें भी कंसोलिडेशन दिख रहा है सर, एक डाउन मूव कंप्लीट हुई है, बाउंस बैक में डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं वो भी आ सकती है 2890 से 3000 के बीच में, बट उसके बाद साइडवेज चला जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश ट्रेंड में दिख रहे हैं, लेकिन ये बेरिश ट्रेंड माल बेचने का नहीं है। थोड़ा सा उस प्रेशर को अगर झेल लेंगे, क्योंकि आप टाइम नहीं कर सकते कि कंसोलिडेशन कब खत्म हो गया, अपमूव दे देगा, और जब भी देगा स्टॉक्स बड़े अपमूव देंगे। एल्कम लैब सर कैसा लग रहा है, क्योंकि इस पर काफ़ी दर्शकों के सवाल आते हैं और करीब 28 के PE मल्टीपल पर ये भी शेयर चल रहा है। 178 की EPS के साथ ये साल जो नेक्स्ट फिस्कल होगा वहां पर एंड कर सकता है, ये एस्टिमेटेड EPS है। इसमें सर 4400 4500 ये जोन मेजर सपोर्ट की है, वहां से चला है 5200 से 5400 आ सकता है, उसके ऊपर शायद ना जाए काउंटर, और रेंज बना ले 5400 से 4400 की। इसमें भी रेंज बाउंड एक्शन ज्यादा दिख रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हुआ है, टाइम वाइज अभी बहुत बचा हुआ है। सर दो काउंटर ये थोड़े से वैल्यूएशन पर अति महंगे लग रहे हैं, लेकिन क्या चार्ट पर आपको कैसे सिग्नल दे रहे हैं वो बता दीजिएगा। डीवीस लैब, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि 77 की EPS रहेगी करीब, और टोरेंट फार्मा की EPS करीब 63 रुपये की रहेगी नेक्स्ट ईयर। लेकिन इनके जो PE मल्टीपल पर मैं देख रहा हूँ, डिविस लैब का करीब 75 का PE मल्टीपल और टोरेंट फार्मा का करीब 51 का PE मल्टीपल। सर ये ऑन चार्ट भी महंगे लग रहे हैं या केवल वैल्यूएशन पर ही महंगे लग रहे हैं? सर देखिए, चार्ट पे भी महंगे लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सस्ते प्राइस वाइज नहीं होंगे, टाइम वाइज होंगे। मंथली चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज 4800 पे छूटा हुआ है, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो एकदम फटाफट गिर के 4800 आ जाए ताकि मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, या फिर ये काउंटर मंथली चार्ट पे साइडवेज चला जाए और मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आए। अब मंथली चार्ट पे इस साइडवेज होके कैचअप होने में कम से कम 18 कैंडल चाहिए, मतलब 15 से 18 कैंडल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम। अब मंथली चार्ट पे 18 कैंडल का मतलब होता है 1.5 साल, तो 1.5 साल ये काउंटर साइडवेज रह सकता है विद इन अ रेंज की 5300 नीचे में आए, 6200 6300 ऊपर जाए, और इस रेंज के अंदर बार बार ट्रेड करता रहे। तो अगर आपको ट्रेड करना है 5200 के आसपास लीजिए, 6200 के आसपास बेच दीजिए, फिर 5200 ले लीजिए, 6200 बेच दीजिए, जब तक 5200 नहीं टूट रहा है, और उम्मीद कम है कि टूटेगा। ये रेंज बना के मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, उसके बाद चलेगा। तो डिविस में 5200 6200 की रेंज है, रेंज बाउंड एक्शन में प्ले करना चाहिए। और टोरेंट फार्मा में भी सिमिलर चीज लग रही है, ये भी 20 मूविंग एवरेज से दूर है, पुल बैक
20 के करीब आया था मंथली पे, बट इस मंथ पिछले 2 हफ्ते में बढ़िया रिवर्सल ले लिया है, तो ये भी काउंटर साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। तो अगले 1.5 साल मेजॉरिटी ऑफ फार्मा काउंटर्स में कंसोलिडेशन ज्यादा दिख रही है। अपमूव एक ग्रैनुअल्स में दिख रही है और एक डॉक्टर रेड्डी में दिख रही है। तो पूरा सेक्टर अगर नहीं चलता है तो इन दो स्टॉक्स की भी अपमूव लिमिटेड रहेगी, बट सेक्टर में कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद शायद ये दो स्टॉक सबसे पहले और सबसे बड़ा चलते हुए दिखेंगे। नजर रखिए इन दो काउंटर पे। फार्मा जब भी चलना स्टार्ट करेगा ये दो काउंटर ही सबसे पहले चलेंगे और सबसे ज्यादा चलेंगे। बिल्कुल यही मेरा लास्ट सवाल भी था, जो अंशुल जी ने खुद ही बता दिया कि डॉक्टर रेड्डीज़ और ग्रेन्यूल्स ये दो पसंदीदा शेयर हैं इनके इस पूरी लिस्ट में। लगभग हमने फार्मा सेक्टर का राउंड अप कर लिया कि कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि तेज मुंह मिलेगा। अंशुल जी, इस लिस्ट में केवल एक या दो शेयर शामिल नहीं है, एक है लॉरस लैब, एक बायोकॉन, बस उन पर और बता दीजिए तो आई थिंक ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सर लॉरस लैब में अभी एक करेक्टिव ट्रेंड दिख रहा है। करेक्टिव ट्रेंड बॉक्स फॉर्मेशन के तौर पे दिख रहा है। 640 520 ये रेंज रहेगी। रेंज के अपर एंड के आसपास है तो बाइंग नहीं करना चाहिए। लोअर एंड के आसपास कहीं भी बाइंग अटेम्प्ट 520 रुपए पे कर सकते हैं। और बायोकॉन, दूसरा बायोकॉन बायोकॉन ठीक लग रहा है सर। बायोकॉन 303 रुपए के आसपास अगर बाई किए हैं, जो कि करना भी चाहिए था, तो ऊपर में 400 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। बायोकॉन में 400 रुपए के ऊपर जब ब्रेकआउट बनेगा तो काउंटर में 700 रुपए तक की अपमूव बनेगी। बायोकॉन में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारे क्लाइंट्स 300 रुपए पे भर भर के लॉन्ग रखे हुए हैं, लेकिन ये हमने ट्रेडर्स को नहीं दिलाया है। जो 3 से 5 साल वाले इन्वेस्टर हैं जिनको वेल्थ बनानी होती है, उनको हमने बायोकॉन 300 रुपए में भर भर के दिलवाया है। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर में एक पूरी तरह से हमने एनालिसिस कर लिया कि यूएस में टैरिफ लगे या ना लगे, कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि आपको फ़ायदा मिल ही जाएगा। पहली बात तो इंडियन फार्मा सेक्टर को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, और दूसरा उसके लॉजिक भी बताए, और तीसरा कि कौन सी कंपनियां हैं जो वैल्यूएशन वाइज अच्छी हैं, और टेक्निकली चार्ट पर अंशुल जी को कौन सी कंपनियां पसंद आ रही हैं। अंशुल जी, ऑलमोस्ट फार्मा सेक्टर का तो हो गया, लेकिन लोग आज जाने ही नहीं दे रहे हैं। आपको तो बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है कि बांध के रखना चाहते हैं लोग आज। अगर आप 3:30 तक भी बैठेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आज 3:30 बजे तक भी लोग आपके साथ ही रहेंगे। एक सुपर चैट पर क्वेश्चन आया है सोहेल ज्ञान जी का, अशोक बिल्डकॉन पर पूछ रहे हैं, 172 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या करें, 2 साल का विजन। अशोक बिल्डकॉन सर बाउंस बैक दे सकता है ऊपर में 220 तक, बट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है काउंटर। 220 230 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है, तो उस जोन से शायद सेलिंग रिज्यूम होगी। बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं तो वहां तक के लिए प्ले कर सकते हैं। रोहित निगम जी और पूछ रहे हैं सर, लास्ट सवाल है, एंजल वन 2400 के लिए हुए हैं, क्या करना है। एंजल वन में बाउंस बैक का पहला टारगेट सर 2350 रुपए के आसपास था। 50 डे मूविंग एवरेज ये कंप्लीट कर लिया है। अगर 1-2 दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 2700 रुपए तक की अपमूव बन सकती है। इस रैली में एग्जिट करने की ज्यादा कोशिश कीजिए।